नमस्कार साथियों, साहित्य संपदा 21 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कहानी कृष्णा सोपती जी द्वारा रचित सिक्का बदल गया लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी में प्रवेश हो उसके पूर्व कृष्णा सोपती जी के जीवन चरित्र साहित्य पर हम चर्चा कर लेते हैं। सोपती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को विभाजन के पूर्व पंजाब के गुजरात जिले में हुआ था। कृष्णा सोपती ने क्रमशः लाहौर, शिमला और दिल्ली में अपनी शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय नौकरी करने के उपरांत सारा समय सृजनात्मक लेखन में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। कृष्णा सोपती हिंदी की सबसे बोल्ड लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। 1950 ईस्वी में कहानी लामा से अपनी साहित्यिक यात्रा का श्री गणेश करने वाली कृष्णा सोपती जी का रचना काल लगभग 7 दशक तक रहा है। साहसपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं कद्दावर पात्रों के लिए ये जानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में पंजाब प्रांत की खुशबू की ताजगी और सौंधी गंध के साथ साथ निर्भीकता, खुलापन और भाषागत प्रयोगशीलता ही देखते ही बनती है। मित्रों मर्जानी और जिंदगी नामा इनकी कालजयी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं क्लासिक की श्रेणी में आती हैं। 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1996 में साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें मिला। 2001 में श्लाका सम्मान, 2010 में पद्म भूषण, जिसे लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था मैं लेखक हूँ, मुझे सत्ता से दूरी बनाकर रखनी होगी। 2017 में इन्हें साहित्य जगत का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2015 में देश में असहिष्णुता के दौर में इन्होंने नाराज होकर साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। विभाजन का दंश झेलने वाली कृष्णा सोपती जी पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के विरुद्ध अपने उपन्यास जिंदगी नामा के शीर्षक को लेकर 25 वर्षों तक केस लड़ी थी। कृष्णा सोपती जी की कुछ कहानियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये कहानियाँ देश विभाजन से संबंधित हैं। कुछ ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं, जैसे दादी अम्मा, बहनें, अभी उसी दिन ही तो, जिगरा की बात, भोले बादशाह आदि। कुछ बाल मनोविज्ञान से संबंधित भी कहानियाँ हैं, जैसे नफीसा, लामा। ये 1944 की इनकी पहली कहानी है, टीलो ही टीलो। कुछ वेश्यावृत्ति पर आधारित कहानियां हैं, जैसे गुलाब जल, गंडेरिया, आज़ादी, सम्मो जानकी आदि इनकी कालजयी रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास पर भी अपनी लेखनी चलाई। डार से बिछड़ी 1958 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास था। मित्रों मर्जानी 1967 ईस्वी में इनका द्वितीय उपन्यास था। पहले यह लंबी कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था, फिर उपन्यास के रूप में सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलोदाने, समय सरगम 2000 में प्रकाशित हुआ था। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 इनका अंतिम उपन्यास है। आइए अब हम सोपती जी की कहानी सिक्का बदल गया पर चर्चा करते हैं। यह कहानी 1948 ईस्वी की है, जो कि 7 पृष्ठों में सिमटी हुई रचना है, जिसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि में परिवर्तित होते मूल्य एवं रिश्तों का दस्तावेज लेखिका ने हमारे समक्ष समेट कर रख दिया है। स्वतंत्रता के पूर्व हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर आज़ादी के सपने देखते थे। हमें लगता था कि हमारे सबके सपने एक हैं, इच्छाएं एक हैं, आशाएं एक हैं, किंतु स्वतंत्रता अपने साथ उन सपनों को साकार रूप लेकर नहीं आई।
वो लेकर आई विभाजन, त्रासदी और बंटवारा। जहाँ पर जो दिल एक दूसरे में बसते थे, एक दूसरे से जुड़े थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। विभाजन ने साझी संस्कृति को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके अंदर सोए हुए शैतान को भी जगा कर रख दिया। पाकिस्तान में दशकों से बसे समृद्ध शाह परिवार की वृद्धा विधवा शाहिनी की ये कहानी है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ पुरखों की हवेली को छोड़कर शाहिनी को किस प्रकार शरणार्थी शिविर में जाना पड़ता है, इसका बहुत सुंदर एवं मार्मिक अंकन लेखिका ने इस कहानी में किया है। गांव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंट गया था। वो सब अंदर ही अंदर जानते थे कि जो हम कर रहे हैं यह अनुचित है, गलत है, किंतु वो सब के सब विवश थे। वो जानते थे कि शाहिनी के साथ वो जिस प्रकार का आचरण व्यवहार कर रहे हैं वो अनुचित है, बहुत गलत है, क्योंकि शाहिनी ने जब तक वह इस गांव में रही थी सबके प्रति उदार दृष्टि ही अपनाई थी। नवाब बीबी आश्चर्य से कहती है, शाहिनी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, किसी के मन में भी यह बात नहीं थी कि विभाजन होगा। स्वतंत्रता हमारे मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देगी। शाहिनी को ट्रक में बिठाकर कैंप में पहुंचा दिया जाता है, जहां उसका बिस्तर जमीन होता है और उसकी आंखें पहले की स्मृतियों से भर जाती हैं। आंसुओं का सैलाब झरझर झरने लगता है। कहानी का प्रारंभ शाहिनी और चिनाब नदी के आपसी संबंध के साथ शुरू होता है। शाहिनी को याद आता है कि एक दिन जब वह इसी गांव में दुल्हन बनकर आई थी, तब से वह निरंतर चिनाब नदी में स्नान करती आ रही है। स्नानोपरांत सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए शाहिनी याद करती है कि किस प्रकार से शाह जी के होते हुए ये जितने भी चिनाब नदी के आसपास खेत, खलिहान, हवेली और बड़े बड़े चबूतरे हैं, वो सब उनके हुआ करते थे। शाहिनी जी और उनके पुत्र के मृत्यु के पश्चात भी शाहिनी बहुत ही अदब और शान शौकत के साथ रहा करती थी। यहाँ के लोग उसके अपने थे, उन्हें वह जब चाहे अपनी मदद के लिए बुला सकती थी और उनकी मदद कर सकती थी। किंतु आज उसने देखा रेत में पैरों के अनगिनत निशान बने हुए हैं। शाहिनी आशंका से ग्रसित हो उठी। उसे लगा, आज क्या है, कुछ अनिष्ट अमंगल तो नहीं होने वाला। वो कहती है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहिनी ने यह कभी नहीं सोचा था कि वो जो आभास कर रही है वह उसके साथ कभी घटेगा भी। वह महसूस करती है कि वह एकाएक अपने ही गांव, अपने ही समाज में पराई हो गई है। शाहिनी शेरा को बुलाती है। शेरा एक मुसलमान है, किंतु शाह और शाहिनी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। किंतु शाहिनी को समझ नहीं आता कि जिसे वह हमेशा अपना बेटा मानती आ रही है, वही स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन की त्रासदी से जूझता हुआ उसी का शत्रु बन जाएगा। इतना ही नहीं, शेरा अपने मित्र के साथ मिलकर हवेली लूटने के साथ साथ शाहिनी की हत्या का भी षड्यंत्र रचने लगता है। और इतना ही नहीं, शेरा एक हफ्ते में 30 से 40 हिंदुओं की हत्या कर चुका होता है। और वह शाह परिवार जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी हर सुख दुख, हर सुविधा का ध्यान रखता था, उनके लिए ही वह शत्रु बन जाता है। शेरा को लगता है कि शाह जी हमारा ही पैसा लेकर समृद्ध बने थे, इसलिए अगर वो थोड़ा सा दान पुण्य कर देते थे तो कौन सा बड़ी बात है।
साहिनी के पीछे पीछे चलता सेरा उसे हवेली तक छोड़ने जाता है। साहिनी अपनी अनिष्ट की आशंका सेरा के साथ साझा करती है, पर सेरा कुछ नहीं बोलता। इतना ही नहीं, जलालपुर में लगी आग से भी उसे सचेत नहीं करता है, क्योंकि सेरा को पता है कि साहिनी के रिश्तेदार जलालपुर में रहते हैं। इतना ही नहीं, हवेली को लूटने के षड्यंत्र की भी भनक साहिनी तक होने नहीं देता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस रचना का प्रारंभ कलात्मक है, मूल संवेदना का संकेत देता है एवं साहिनी की मनोदशा को हमारे सामने व्यक्त करता है। साहिनी की स्मृति पटल पर उभरते हुए अतीत के चलचित्र हमें आगे की कहानी को बताते से जान पड़ते हैं। साहिनी निरंतर अकेलेपन का एहसास करती है। साहिनी कुछ चीजों को समझती है, पर उन्हें वह अभिव्यक्त नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है जिन लोगों के साथ मैं पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर रह रही हूँ, वही मुझे यहाँ से निकालने की सोच रहे हैं। इस प्रकार द्वंद्व की स्थिति लिए कहानी आगे बढ़ती है। रसूली शरणार्थी शिविर तक पहुंचाने की ट्रकों के आने की बात बताती है। जलालपुर में लगी आग पूरी तरह से आसमान को अपने में समेट लेती है। बेगू पटवारी रसूली की बात को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि अब हिंदुओं को वहां से शरणार्थी शिविर में जाना पड़ेगा। साहिनी समझ जाती है कि अब इस गांव को छोड़ने का समय आ गया है। कहानी की चरम सीमा में अगर हम देखें तो साहिनी मूर्छित सी जान पड़ती है। उसे अपना घर, जहां पर उसने अपना इतना लंबा जीवन व्यतीत किया था, अपनी और शाहजी के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, हवेली, सबको छोड़कर जाने का दुख भी होता है। निश्चित रूप से ये जो संपदा है ये तो मूल्यवान होती ही है, लेकिन ये जो रिश्ते नाते एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं वो अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि संपत्ति तो हम कहीं दूसरी जगह भी अर्जित कर लेते हैं, पर वो लोग, वो रिश्ते नहीं मिल पाते हैं कहीं। और वो जो रिश्ते होते हैं वो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा देते हैं, और यही पीड़ा साहिनी को अंदर ही अंदर कचोट रही है कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा था, अपना ही नहीं अपनों से बहुत बढ़कर माना था, वही उसे आज देखना नहीं चाहते, उसे निकालने में लगे हैं। साहिनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं थी। गांव का गांव खड़ा था, हवेली से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने बेटे की शादी में बनवाया था। गांव के सब फैसले यही होते थे, शाह परिवार ही लिया करते थे। बूढ़ी साहिनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। सिक्का बदलने के साथ साथ जिस ड्योढ़ी पर अब तक मशवरे होते रहे हैं, वहीं पर ही उसकी हत्या और हवेली लूटने का षड्यंत्र हो रहा है। लेखिका ने साहिनी को केंद्र में रखकर परंपरागत के मूल्यों के विभाजन की बात की है। उन्होंने चाहा है कि जिन मूल्यों को हम भूलते जा रहे हैं, हमें कुछ देर ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि हम जो आज कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, वो साझी संस्कृति अच्छी थी या आज की संस्कृति अच्छी है। उस साझी संस्कृति में एक का दुख दूसरे का दुख हुआ करता था, एवं दूसरे का सुख हमारा सुख हुआ करता था। जब कभी तीज त्योहार होते थे, सारा का सारा गांव एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते थे। एक के दुख में सारा गांव उमड़ पड़ता था उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए। लेकिन अब वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। वो रिश्ते अब स्वार्थ में टिके हुए हैं। साहिनी अपने परिवार से ज्यादा गांव
के प्रति उदार मना थी। और इसी गांव का दाऊद खां अपनी अकड़ भूल जाता है। वह जानता है कि शाह और शाहिनी ने उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया है। वो जानता है कि जिस समय मेला लगता था, शाह जी शाहिनी के लिए खेमे लगवा दिया करते थे। कितना रौब था शाहिनी का, और यही शाहिनी ने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे। आज शाहिनी की निर्जीव काया को देखकर वह भी सहम जाता है। वह कहता है, यह वही शाहिनी है जिसके एक आवाज से सारा का सारा गांव आ जाता था, उसके इशारे पर नाचता था। आज सिक्के बदलने के साथ साथ किस प्रकार परिस्थितियों में परिवर्तन हो गए, किस प्रकार वह शाहिनी एक अजीब सी दृष्टि से हवेली को देख रही है, जहां से उसे अब हमेशा के लिए अलविदा कहना है। सारा का सारा गांव शाहिनी को विदाई देने के लिए इकट्ठा होता है। वो चाहते हैं शाहिनी रुक जाए, पर वो विवश है। कोई भी शाहिनी को रुकने के लिए नहीं कहता है। अधिकांश मुसलमान जो अब एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहते थे, सिक्के बदलने के साथ साथ सत्ता के इशारे पर नाचने लगते हैं। स्वतंत्रता ने मानवता का गला घोट दिया था। शाहिनी अपना सब कुछ त्याग कर हवेली को गांव वालों को सौंपकर अंतिम प्रणाम करके शाहिनी भारतीय पंजाब की ओर रवाना हो जाती है, और इसके साथ कहानी का समापन हो जाता है। लेखिका ने माना है, विभाजन से पूर्व जो हमारे सपने थे, संस्कृति एक थी, हम सब भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन वो विभाजन के बाद हम सब कैसे अलग अलग हो गए, और अलग अलग ही नहीं, हमारे व्यवहार, हमारे सोचने की शक्ति, सब कुछ अलग अलग हो गया। पूरी कहानी में घटनाएं पूर्ण निश्चित हैं। स्थानांतरण, अपनों का बेगानापन, ये सब घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए इस कहानी को जब हम पढ़ें तो बड़ी ही समग्रता के साथ पढ़ें। जब तक हम इसे समग्रता से नहीं पढ़ेंगे तो यह कहानी अपना प्रभाव अंकित नहीं कर पाएगी। अगर हम इस कहानी के शीर्षक की बात करें तो यह कहानी का शीर्षक लेखक को बहुत ही चुनकर रखना पड़ता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मूल संवेदना पाठकों तक पहुंचती है। शीर्षक का छोटा एवं जिज्ञासावर्धक होना बहुत ही आवश्यक है। सिक्का बदल गया, यह एक मुहावरे पर आधारित है, जिसका अर्थ है आधिपत्य या अधिकारों का बदल जाना। अब तक जो अधिकार शाह परिवार के थे, वो गांव का कोई भी फैसला हो वह शाह परिवार ही लिया करते थे। वो ही उनका झगड़ा या कुछ भी कोई समस्या होती थी, शाह परिवार ही निपटाते थे। उनका गांव में कितना रुतबा था। शाहिनी जी सबकी सिरमौर एवं रानी हुआ करती थी, लेकिन वही आज सबकी आंख की किरकिरी हो जाती है और उससे सब के सब तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। सिक्का कभी अकेले नहीं बदलता, वह अपने साथ न केवल शासन तंत्र में परिवर्तन लाता है, अपितु प्रेम, त्याग और ममत्व पर टिके रिश्ते को भी साथ साथ बदल देता है। इस कहानी में दो पात्र महत्वपूर्ण हैं, एक शाहिनी, दूसरा शेरा। शाहिनी और शेरा कहानी के केंद्र बिंदु हैं, जिनके चारों ओर कहानी चक्कर खा रही है। शाहिनी केंद्र पात्र है। शाहिनी कहानी में शुरू से अंत तक बनी रहती है और
स्थानांतरण की पीड़ा को भोगती है। पति और पुत्र के मृत्यु के उपरांत भी वह हवेली में शान शौकत के साथ रहती है। साहिनी दयालु, उदार और ममत्व से भरी हुई है। गांव का हर व्यक्ति उसे अपना लगता है और सेरा को तो अपने पुत्र से भी बढ़कर लाड़ प्यार करती है। जब उसे पता चलता है कि सेरा षड्यंत्र रच रहा है तो उसे विश्वास नहीं होता है। दाऊद खां को भी वह बहुत प्रेम करती है। उसके मांगने पर मस्जिद के लिए तुरंत 300 रुपये निकाल कर दे देती है। साहिनी में अद्भुत धैर्य दिखाई देता है। कहानी में शुरू से अंत तक साहिनी विनम्र बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ पता नहीं था। उसे हवेली लूटने से लगाकर सब कुछ पता रहता है, पर वह कभी किसी से आज तक बैर नहीं किया था। इसीलिए वह आज भी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। साहिनी निश्चय करती है कि वह इस हवेली से निकलने पर रोएगी नहीं। जिस घर में वह शान शौकत से आई है, इस पुरखों के घर से वह मान से ही लांघेगी। उसने कहा, यह ड्योढ़ी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, वह अपनी लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहिनी ने दुपट्टे से आंखों के आंसू पोंछे और ड्योढ़ी से बाहर निकल गई। दूसरा पात्र जो आता है वो शेरा है। शेरा जाति से मुसलमान है और काश्तकार भी है, किंतु दंगों ने उसके अंदर के इंसान को मारकर शैतान को जगा दिया था। इसीलिए वो अपने मित्र के साथ हवेली को लूटने और साहिनी को मारने को भी सोचता है। उसने 30 से 40 हिंदुओं की हत्या भी कर चुका होता है और शाह जी की संपत्ति पर भी उसकी गिद्ध जैसी आंख लगी हुई है। प्रतिहिंसा की ज्वाला ने उसे निर्मम बना दिया था, किंतु कहीं न कहीं वह तीव्र द्वंद्व से भी ग्रसित दिखाई देता है। जब साहिनी उसके पास आती है तब वह उस समय चाकू की धार बना रहा होता है। वह साहिनी को देखकर बौखला सा जाता है। उसे लगता है यह तो वही साहिनी है जब उसे शाह जी डांट देते थे और वह गुस्से से औंधे मुंह लेट जाता था तो साहिनी रात को दूध से भरा गिलास लेकर खड़ी हो जाती थी और बड़े प्यार से कहती, बेटा दूध ही पी लो। ऐसे में साहिनी के झुर्रिए भरे मुख को देखकर कहीं न कहीं सेरा उसके मारने का इरादा डगमगा जाता है। वह सोचता है हमारे भाई बंधु से सूत लेकर ही शाह जी सोने की बोरियां तौला करते थे, किंतु इसमें साहिनी का तो कुछ कसूर नहीं है। साहिनी तो हमेशा माँ जैसा ही प्यार करती आ रही है। इसलिए वह जल्दी जल्दी साहिनी को ट्रक में बैठाकर भेजने का बंदोबस्त करने लगता है। कहानी के अंत में सेरा साहिनी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहता है। सेरा की माँ की मृत्यु के बाद साहिनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए वह हवेली में कभी भी बिना रोक टोक के आ जा सकता था और यह बात उसे निश्चित करती है कि संपत्ति का अधिकारी वही बनेगा। किंतु उसके जो अंदर शैतान था वो उसे उसकी जो बुद्धि थी सबको भ्रष्ट कर देता है। कहानी के जब हम अन्य पात्रों के बारे में चर्चा करें तो बेगू पटवारी आता है, दाऊद खां, हुसैना और गांव के जो अन्य लोग हैं ये सब गौड़ पात्र हैं। ये सभी स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान खेमों में न बटकर मानवीय पात्र हैं, मानव हैं और इसीलिए उनका दुर्बल पक्ष भी हमें दिखाई देता है।
इसीलिए दाऊद खां बताता है कि साहिनी अपने साथ थोड़ी सी संपत्ति या जेवर रख लो, क्योंकि कठिनाई में यह संपत्ति उसका साथ देगी। किंतु साहिनी लेने से मना कर देती है। वह कहती है जब वो लोग ही नहीं उसके साथ है तो संपत्ति का क्या करेगी। अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें तो कृष्ण सोप्ती जी की भाषा पात्रानुकूल है और भावों के साथ साथ शब्दों के साथ खेला है। वर्णात्मक, नाटकीय और पूर्व स्मृतियों जैसी शैलियों को सोप्ती जी ने अपनी इस रचना में लिया है। संक्षिप्त सरल भाषा के साथ साथ पंजाबी पात्रों के संवाद हैं, उनमें पंजाबनियत नजर आती है। कृष्ण जी ने तत्सम, देशज, उर्दू शब्द युग्म का प्रयोग बखूबी अपनी रचनाओं में किया है। मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया है, जैसे दुनियादारी, सोना उगलना, मन फिरना आदि। इस तरह हम अगर देखें तो लेखिका अपने उद्देश्य को लेकर पूर्ण सफल रही है। धन्यवाद आप सभी का। कहानी समाप्त हो गई। अगर आपको कहानी समझ में आई हो, थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ जो आपके मन में हो कमेंट करें और हमसे आप जुड़े रहें। धन्यवाद।